वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमने अपनी MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के MCQs। और ये भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किए हुए हैं MCQs। हर टॉपिक के 5 MCQs हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेपर पेन लेके बैठिए और ख़ुद भी स्कोर करने की कोशिश कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे शुरू के 5 क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू HRM से रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्स एट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज़ को एम करता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ओनली, मैनेजिंग मशीन्स एफिशिएंटली, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट ओनली। तो इन सभी क्वेश्चन में सबसे क्लोज हमारा आंसर है सी। आंसर सी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि HRM है वो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल्स को साथ में लेकर चलता है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके भी गोल्स अचीव होते रहें, उसका भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता रहे और एक जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होता रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM? इनमें से कौन सा HRM का मैनेजरियल फंक्शन है? प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग एंड कंपेंसेशन। अब जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं जिसको कि टॉप लेवल मैनेजर्स या फिर मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, वो कौन से फंक्शंस हैं जो कि मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं? तो देखो, मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर है डायरेक्टिंग। तो सी यहाँ पर इसका आंसर है डायरेक्टिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्सनल मैनेजमेंट इज वर्कफोर्स सेंटर्ड वेयर एज HRM इज रिसोर्स सेंटर्ड। एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो बताने हैं स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है। ध्यान से फिर से पढ़ते हैं इसको कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो वर्कफोर्स सेंटर्ड होता है और HRM रिसोर्स सेंटर्ड होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बताती है? स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को बताती है, ऑपरेशनल सिमिलैरिटी को बताती है, फाइनेंशियल सिमिलैरिटी को बताती है या फिर लीगल डिफरेंस को बताती है? देखो, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है, पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में और HRM के बारे में। अब जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है ये वर्कफोर्स का ध्यान रखता है और जो HRM होता है ये रिसोर्सेज का ध्यान रखता है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है जिसको ये परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर है ए, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? देखो, ह्यूमन कैपिटल होती है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है जिसको हम अपने पास हायर करेंगे, अपनी कंपनी में रखेंगे, उसको क्या क्या नॉलेज है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, ये सारी चीज़ें, किस किस चीज़ की उसको नॉलेज है, ये सभी चीज़ों का मिलाकर बनता है ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल एसेट ऑफ एम्प्लॉय, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय, वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय सैलरी ओनली। तो ह्यूमन कैपिटल होती है नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय। तो बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच अप्रोच ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट? कि कौन सी अप्रोच है जो कि ये कहती है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएबल एसेट होते हैं। यहाँ पर HRM में ना बहुत सारी अप्रोचेज होती है। कमोडिटी अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच एंड मैकेनिकल अप्रोच। जैसा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की टाइटल से ही हमें पता लग रहा है कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएबल एसेट माना जाता है तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको ह्यूमन की तरह से ट्रीट करना है, हमें ह्यूमैनिटी शो करनी है एज एन एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर क्या है, देखो, जो कमोडिटी अप्रोच है उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मशीन्स की तरह से ट्रीट किया जाता है, एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। साइंटिफिक अप्रोच में ध्यान दिया जाता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है, अपनी एफिशिएंसी से, फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैकेनिकल अप्रोच भी ये नहीं है, ये वैल्यूएबल ट्रीट नहीं करती किसी भी एम्प्लॉय को। मैकेनिकल अप्रोच भी एम्प्लॉयज़ को जैसे मशीन के पुर्जे होते हैं उनके तरह से ट्रीट करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, दैट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अगला हमारा टॉपिक है जिससे हम अगले 5 MCQ करेंगे, वो है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRP इज कंसर्न विद, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस चीज़ से कंसर्न है? एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट से,
एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड से, मैनेजिंग इन्वेंट्रीज से, या फाइनेंशियल ऑडिटिंग से। जो एचआरपी होता है, एचआरपी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फ्यूचर की मैन पावर नीड निकालते हैं कि फ्यूचर में कितनी नीड हमको होगी लोगों की, हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितना स्टाफ कहाँ पे चाहिए, ये सभी कुछ हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ एचआर फोरकास्टिंग। हम क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स की एक फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो तरह की टेक्निक होती है, क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर हमें पहचानना है डेल्फी टेक्निक, मैनेजीरियल जजमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। देखो यहाँ पर जो ट्रेंड एनालिसिस है ये इसका आंसर है। आंसर क्यों है इसका, क्योंकि जो ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है वो डेटा बेस्ड होता है, जहाँ पर हम पहले का ट्रेंड भी चेक करते हैं और पुराना डेटा पिक करते हैं, विच इज़ इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ट्रेंड एनालिसिस। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं। अगला हमारा है सक्सेशन प्लानिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन, कि सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या मदद करती है। टैक्स प्लानिंग में मदद करती है, ऑब्सोलीट मशीनरी को रिप्लेस करने में मदद करती है, आइडेंटिफाइंग फ्यूचर लीडरशिप नीड के बारे में मदद करती है, या फिर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स के बारे में मदद करती है। तो यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि सडनली अगर कोई एम्प्लॉई हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो हमें पहले से ही फ्यूचर के अपने लीडर्स को तैयार करके रखना पड़ता है कि सडनली अगर कोई बड़ा मैनेजर, कोई बड़ा हमारा एम्प्लॉई, कोई एक्सपीरियंस पर्सन, कोई हमारा सुपरवाइज़र, ठीक है, अगर वो छोड़ के चला जाए एकदम से, या उसके साथ ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए कि उसको कंपनी छोड़नी पड़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ जाए, तो एकदम से हमारे काम ना रुकें, इसके लिए हम पहले से ही फ्यूचर लीडरशिप को आइडेंटिफाई करके रखते हैं। तो सी इसका आंसर है, आइडेंटिफाइंग फ्यूचर लीडरशिप नीड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कॉल्ड। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है, यानी कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, बहुत सारी स्टेटमेंट है जिसमें कि लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको वो परफॉर्म करेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन इसका आंसर नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन इसका आंसर है। जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ पर एक एक करके मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, किसी भी एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं तो हमारा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पर एक एम्प्लॉय को हमने बता दिया कि आपके ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जॉब इवैल्यूएशन होता है कि जॉब की वर्थ कैलकुलेट करना। जॉब एनरिचमेंट होता है कि आपका काम थोड़ा इस तरह से बढ़ाना या आपको प्रमोट करना जिससे कि आपकी सैलरी भी बढ़े, दिस इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन, बी इसका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है जॉब स्पेसिफिकेशन मेनली कंटेन्स। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, और इसी का देखो क्वेश्चन आ गया अगला, ड्यूटीज ऑफ जॉब, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, वर्क प्रोसीजर ओनली। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल हमें अपनी कंपनी में ऑडिटर चाहिए और हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम उसको हायर करेंगे जिसने सीए कंप्लीट किया हो, तो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो भी पर्सन है उसने सीए किया हुआ हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब। तो सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आएंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट क्या है, सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, गिविंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, या फिर प्रमोटिंग एम्प्लॉयज। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं उससे पहले हमें रिक्रूटमेंट करना होता है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करें। तो यहाँ पर बी इसका आंसर है, सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है
कि जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, जबकि रिक्रूटमेंट हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है। सिलेक्शन में हम पर्सन को सेलेक्ट करते हैं अपने पास नौकरी के लिए, जबकि रिक्रूटमेंट में हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें। दिस इज रिक्रूटमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, कि कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स है जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, मतलब उनको मोटिवेट करता है जो पहले से ही आपकी कंपनी में जॉब करते हैं। तो देखो हम सभी को पता है कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़, एक्सटर्नल में आते हैं अगर हम बाहर से किसी को हायर करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा। अब एग्जिस्टिंग कौन होंगे, जो इंटरनल होंगे। तो हमें इंटरनल सोर्स देखने हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंटरनल रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स। देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इंटरनल रिक्रूटमेंट, इसके अलावा जितने भी है वो सारे एक्सटर्नल सोर्स के पार्ट है। जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम कहीं कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेंटेन किया जाता है, वहाँ से हम लोगों को हायर करते हैं अपने पास। कैजुअल कॉलर्स जिनको हम बुलाते रहते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है जो कि कंपनी के अंदर ही होता है, इसमें ये सब चीज़ें आती है भाई, जैसे कि आपने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया या किसी को प्रमोशन कर दिया, ये सब चीज़ें। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ यही होते हैं, तो इसका आंसर है इंटरनल रिक्रूटमेंट, सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिससे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को हम अपने पास सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पर इसका आंसर है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी इसका आंसर है सिलेक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इंटरव्यू इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। इनमें से कौन सा इंटरव्यू हाईली स्ट्रक्चर्ड है और स्टैंडर्डाइज्ड है। स्ट्रेस इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू या फिर डेप्थ इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर है हाईली जो स्ट्रक्चर्ड है वो कौन सा है, पैटर्न इंटरव्यू होता है। पैटर्न इंटरव्यू, सी इसका आंसर है। पैटर्न इंटरव्यू में एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसी को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज्ड भी कहते हैं, क्योंकि हर बारी हम सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हैं हर एक पोटेंशियल एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर जो स्ट्रेस इंटरव्यू है, इसमें हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो हमारा इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसको थोड़ा सा हम स्ट्रेस दे देते हैं। हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस के टाइम वो कैसे बिहेव करता है। पैनल इंटरव्यू में एक प्रॉपर पैनल आता है, वो इंटरव्यू लेता है। डेप्थ इंटरव्यू में हम एक एम्प्लॉय की प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं कि उसको डेप्थ में कितनी नॉलेज है, उसकी खुद की सिचुएशन कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है, उसकी पास्ट में प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है, हम सब चीज़ों को डेप्थ में एनालाइज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आर मेनली यूज टू मेजर। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम लेते हैं, देखो जब भी हम सिलेक्शन प्रोसेस चलाते हैं तो यहाँ पर ना एक स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरव्यू से पहले उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो कह रहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेजर करता है, करंट जॉब परफॉर्मेंस, लर्निंग एबिलिटी एंड पोटेंशियल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फिजिकल फिटनेस। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो होता है एक पर्सन के इंटेलेक्ट को मेज़र करने के लिए, कि हम उसको कोई चीज़ सिखाएंगे तो वो सीख पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, लर्निंग एबिलिटी एंड पोटेंशियल, कि उसकी एबिलिटी ऑफ लर्निंग क्या है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, यानी कि एक एम्प्लॉय के अंदर कितनी क्षमता है, ये हम पता करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ट्रेनिंग फोकसेस ऑन, ट्रेनिंग किस चीज़ पे फोकस करती है, फ्यूचर जॉब पे, प्रेजेंट जॉब रिक्वायरमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग पे या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। हम सभी को पता है एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करी जाती है क्योंकि एक प्रेजेंट जो जॉब वो कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो पर्सन वो ट्रेनिंग करे। जैसे पहले लोग क्या करते थे, फाइल्स वगैरह मेंटेन करते थे ऑफिस में, जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर जब कंप्यूटर आए तो सभी को कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई गई। तो ये हम कराएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ही कराएंगे ना, जो हमारे जॉब पे हैं, हमारे पास काम करते हैं, ताकि वो हमारा जो भी काम है उसको आसानी से कर सके। तो इसका आंसर है बी, प्रेजेंट जॉब रिक्वायरमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज। देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग थ्रू लेक्चर,
ट्रेनिंग नियर द एक्चुअल वर्क प्लेस, ट्रेनिंग थ्रू रोल प्ले, ऑनलाइन ट्रेनिंग। देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ये ट्रेनिंग का एक मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी काम एक एम्प्लॉय को करना है वैसा सही एनवायरनमेंट, एक वर्किंग एनवायरनमेंट हम पास में ही कहीं पे क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पर उस एम्प्लॉय की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग नियर द एक्चुअल वर्क प्लेस। जो एक्चुअल वर्क प्लेस है उसके पास ही हम एक प्लेस रखते हैं जहाँ पर कि हम जैसा बिल्कुल एक्चुअल वर्क प्लेस है वैसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है ताकि उसको लगे जैसे वो एक्चुअल में काम कर रहा है। तो इसका आंसर है बी। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, वेस्टिब्यूल, जॉब इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर ये उनकी बात कर रहा है जो ऑलरेडी मैनेजर्स है या ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए हम सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोचिंग। कोचिंग एक मेथड होता है जहाँ पर हम जो बड़े जो मैनेजर्स होते हैं उनको इसके थ्रू ही हम ट्रेन करते हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्राइमरीली एम्स एट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट किस चीज़ को एम करता है? इंप्रूविंग करंट टेक्निकल स्किल्स ओनली, डेवलपिंग कंसेप्चुअल एंड लीडरशिप स्किल्स, रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर। तो देखो मैनेजमेंट डेवलपमेंट किस चीज़ को एम करता है? ये एम करता है कि एक मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कैसे होगा। एक मैनेजमेंट का डेवलपमेंट तब होगा जब जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप हो, उनके अंदर मैनेजीरियल स्किल्स डेवलप हो, तब हमारा मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होगा। तो इसका आंसर है बी, डेवलपिंग कंसेप्चुअल एंड लीडरशिप स्किल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है? टी ग्रुप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये हम सभी को पता है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, टी ग्रुप ट्रेनिंग हम उसको बोलते हैं, और ये कर्ट लेविन ने हमको दी थी, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेनली यूज फॉर, परफॉर्मेंस अप्रेजल किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम सभी को पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए, मेजरिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। द हालो इफेक्ट इन अप्रेजल मीन्स। हालो इफेक्ट क्या होता है? एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस, इवेल्युएटिंग ऑल ट्रेट सिमिलर ड्यू टू वन पॉजिटिव ट्रेट, रीसेंट बिहेवियर बायस, एवरेज रेटिंग टेंडेंसी। तो देखो हालो इफेक्ट हम सबको याद रखना है। हालो इफेक्ट वो होता है, कई बार एक इंसान के अंदर एक ही पॉजिटिव ट्रेट होता है और हम उसी के सहारे उसको जज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है, डेली बिल्कुल टाइम से ऑफिस में आता है और बिल्कुल टाइम से जाता है, हमेशा वो ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर हम यूँ सोच लेते हैं, जो अप्रेजर होता है वो यूँ सोच लेता है कि ये तो भाई बिल्कुल पंक्चुअल है तो ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अप्रेजर क्या करता है, उसकी पंक्चुअलिटी के आधार पे उसको जज कर लेता है। तो ये कहलाएगा बी, इवेल्युएटिंग ऑल ट्रेड्स सिमिलरली ड्यू टू वन पॉजिटिव ट्रेड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही उसका फैक्टर है, एक ही उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है, उसी के सहारे हम उसको जज कर लेते हैं, उसी के बेस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच अप्रेजल मेथड कंपेयर्स एम्प्लॉयज इन पेयर्स। कौन सा मेथड एम्प्लॉयज को पेयर में कंपेयर करता है? ग्राफिक रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ऐसे मेथड। नाम से पता लग रहा है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज़ को आपस में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा है, कौन सा एम्प्लॉय किस चीज़ में कम अच्छा है, तो उनको हम एक रैंकिंग देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो सी इसका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 360 डिग्री अप्रेजल इंक्लूड्स फीडबैक फ्रॉम। 360 डिग्री अप्रेजल जो होता है वो क्या होता है, उसमें फीडबैक किससे लेते हैं? सुपरवाइजर से,
पीयर से, कस्टमर से, या कई सारे लोगों से, मल्टीपल स्टेक होल्डर से। देखो नाम से पता लग रहा है 360 डिग्री होता है ऐसे। 360 डिग्री का मतलब है एक जो मान लो ये एक एम्प्लॉय है, इसके बारे में हम पूछताछ करते हैं उसके पीयर से भी, उसके जो सीनियर्स है उनसे भी, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उनसे भी, हम सभी से उसके बारे में पूछते हैं। तो ये कहलाता है मल्टीपल स्टेक होल्डर। यहाँ पर हम हर किसी से पूछते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में कि ये कैसा है, कैसा काम करता है, क्या करता है, अपने सीनियर के साथ कैसा बिहेवियर है, जूनियर के साथ कैसा है, और अपने साथ वाले पीयर्स के साथ कैसा बिहेवियर है। तो ये कहलाता है 360 डिग्री अप्रेजल, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कई सारे मेथड दिए गए हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ मॉडर्न। तो दिस इज़ वन ऑफ दी मॉडर्न मेथड, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमबीओ अप्रोच इन अप्रेजल वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। एमबीओ किसने दिया था? एमबीओ होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एल्टन मायो ने, पीएफ ड्रकर ने, हर्जबर्ग ने, मैकग्रेगर ने। तो ये हम सभी को पता है, ये पीएफ ड्रकर ने दिया था, बी इसका आंसर है। एमबीओ होता क्या है? एमबीओ का मतलब ये होता है कि पीएफ ड्रकर ने ये कहा कि भाई जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं ऐसे एक इंडिविजुअल के भी कुछ गोल्स होते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इस तरह से बनाने चाहिए कि इंडिविजुअल के गोल्स भी अचीव हो जाए। एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि मेरा टाइम से प्रमोशन हो, मेरी सैलरी बढ़े, मेरी पोस्ट बढ़े। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है उसके गोल भी अचीव होते रहें। दिस इज कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन करेंगे कंपेंसेशन मैनेजमेंट के। वेजेस जनरली रेफर्स टू पेमेंट टू एग्जीक्यूटिव्स, पेमेंट टू वर्कर्स ऑन आर्ली डेली बेसिस, इंसेंटिव्स ओनली, फ्रिंज बेनिफिट्स ओनली। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि वेजेस अलग चीज़ है और सैलरी अलग चीज़ है। वेजेस होती है जो कि या तो डेली बेसिस पे है या आर्ली बेसिस पे है। सैलरी इज समथिंग विच इज़ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, यहाँ पर मंथ आपको एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेजेस क्या होती है? तो वेजेस होती है पेमेंट टू वर्कर्स ऑन आर्ली या डेली बेसिस। तो बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डियरनेस अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू। डियरनेस अलाउंस किसको प्रोवाइड किया जाता है? टू रिवॉर्ड इनोवेशन, कंपेंसेट राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एनकरेज अटेंडेंस। तो देखो डियरनेस अलाउंस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। कि एक पर्सन को हमने जॉब पे रखा था, उसकी हमने एक सैलरी फिक्स करी थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसकी सैलरी में भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो वो हम डियरनेस अलाउंस के नाम पे करते हैं, महंगाई भत्ते के नाम पे। तो ये करी जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है हर जगह, उसको कंपेंसेट करने के लिए करी जाती है। तो इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इंसेंटिव प्लान गारंटीज मिनिमम वेजेस। कि कौन सा इंसेंटिव प्लान मिनिमम वेज की गारंटी देता है कि भाई मिनिमम वेज तो मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बी इसका आंसर है हेल्से प्लान। बाकी ऑप्शन में दिए हुए हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मैरिक प्लान। देखो यहाँ पर हेल्से प्लान के अलावा जो भी प्लान दिए हुए हैं उनमें मिनिमम वेज की गारंटी नहीं है। जितना हम काम करेंगे उतनी ही वेज हमको मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो वेज हमको नहीं मिलेगी। लेकिन हेल्से प्लान में मिनिमम वेजेस मेंशन होती है कि एक मिनिमम वेज तो एम्प्लॉय को मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। जॉब इवैल्यूएशन क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, ये मैंने आपको बताया भी है पीछे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने जॉब की वर्थ निकालना, अपने जॉब की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय मोराल, रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, लेबर टर्नओवर, ट्रेनिंग नीड। तो इसका आंसर बी है, रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। तो यहाँ पर इसका आंसर है आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड। फ्रिंज बेनिफिट में क्या क्या होता है? आप सभी को पता है एक सैलरी के अलावा एक पर्सन को फ्रिंज बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर है बेसिक सैलरी, ओवरटाइम वेजेस, प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, कमीशन ओनली। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा जो चीज़ें सैलरी के अलावा उसको मिलती है एम्प्लॉय को, दैट आर प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सभी चीज़ें फ्रिंज बेनिफिट में आती है।
तो इसका आंसर है आंसर सी, दैट इज प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है मोटिवेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन है, मास्लोज हायरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन, मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? फाइनेंशियल इंसेंटिव पे बेस्ड है, ह्यूमन नीड पे बेस्ड है, लीडरशिप स्टाइल पे बेस्ड है, या ग्रुप बिहेवियर पे बेस्ड है? तो ये हम सभी को पता है कि जो मास्लो की थ्योरी है उसका ऐसा कुछ एक डायग्राम बनता है ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं बेसिक नीड की तरफ, और एक पर्सन की नीड के अनुसार ये स्टेप वाइज इंक्रीज होता जाता है डायग्राम में, और यहाँ पर लास्ट में हम पहुँच जाते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, ह्यूमन नीड, क्योंकि ये जो डायग्राम मास्लो ने बनाया था ये डायग्राम बनाया था नीड के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग सैलरी इज, हर्जबर्ग ने आप सभी को याद रखना चाहिए एक 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जहाँ पर 2 हमें फैक्टर्स बताए गए थे, एक तो हाइजीन फैक्टर बताए गए थे, एक मोटिवेटर्स बताए गए थे। तो यहाँ पर है सैलरी क्या है, मोटिवेटर है, हाइजीन फैक्टर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फैक्टर है, या ग्रोथ फैक्टर है? तो देखो क्योंकि ये हर्जबर्ग की थ्योरी है तो 2 में से एक ही आंसर हो सकता है, या तो हाइजीन हो सकता है या मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है। तो यहाँ पर सैलरी जो होती है ना वो हाइजीन फैक्टर होती है, मतलब सैलरी तो मिलनी ही चाहिए ना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय उसके बिना काम कैसे करेगा? हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो कि एक तरह से समझ लो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो एक एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए। मोटिवेटर होते हैं कुछ एड ऑन्स होते हैं, लेकिन हाइजीन मिलना ही चाहिए। तो सैलरी यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइजीन फैक्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीक क्रिएटिविटी, प्रीफर ऑटोनॉमी। हम सभी को पता है कि मैकग्रेगर ने थ्योरीज दी थी, एक थ्योरी एक्स दी थी, एक थ्योरी वाई दी थी। तो यहाँ पर थ्योरी एक्स में हम सभी को बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स आर लेजी, एक जो ह्यूमन बींग होता है बाई नेचर वो लेजी होता है, आलसी होता है, उसको काम नहीं करना होता है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। ये थ्योरी एक्स कहती है। और थ्योरी वाई कहती है कि एक पर्सन काम अपने आप करता है क्योंकि उसको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, उसको अपनी सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन लेना है। तो यहाँ पर ये थ्योरी एक्स की बात कर रहा है। तो जब जो पर्सन लेजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसाइजेज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस? ये तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, तो ये हमारी विक्टर ब्रूम की थ्योरी है जो कि हमारी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो सी इसका आंसर है, दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में होता है कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि हम एनालाइज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय ब्रूम, एडम्स, हर्जबर्ग, मैकलेन। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है एडम। तो एडम ने दी थी इक्विटी थ्योरी कि हमें जो पर्सन एक जैसा काम कर रहे हैं उनको इक्वल ही अज्यूम करना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भेदभाव या पार्शियलिटी हमको नहीं करनी है किसी के भी साथ। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल किसने डेवलप किया था? ब्लेक एंड माउटन, लिकर्ट, फिडलर, टेन्यूबॉम एंड शिमिट। तो यहाँ पे हम सभी को पता है मैनेजरियल ग्रिड डेवलप किया था ब्लेक एंड माउटन ने। आप सभी को याद होगा इस मॉडल में हम एक ग्रिड बनाते हैं और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हम ग्रिड वाइज रखते हैं, जैसे ये कुछ एक फैक्टर्स है और इसके वीडियो हमारे चैनल पे भी है, आप वहाँ जाके इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक ग्रिड बनता है, ठीक है, तो आपको शायद याद आ गया होगा। तो इसका आंसर है ब्लेक एंड माउटन। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एम्फेसाइजेस, कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या कहती है? देखो एक तो होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, ऑटोक्रेटिक में हम सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं कि हमारा ये काम है, ये करना ही पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक में हम एम्प्लॉय से उसका पार्टिसिपेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर है सेंट्रलाइज अथॉरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कंप्लीट फ्रीडम विदाउट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम एम्प्लॉय से भी पूछ कर डिसीजन लेते हैं। ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल माना जाता है डेमोक्रेटिक, ये आपको याद रखना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्केलर चेन, ग्रेप वाइन, सर्कुलर कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो होता है जैसे आपकी कंपनियों की रिपोर्ट्स है या कुछ आपको कोई सीनियर को कुछ देना है, जूनियर को कुछ देना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक चेन होती है, उस चेन को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ना हम ग्रेप वाइन नेटवर्क कहते हैं। ग्रेप वाइन नेटवर्क क्यों कहते हैं, जैसे ग्रेप होते हैं, जैसे कि अंगूर जो होते हैं उनका एक गुच्छा होता है, इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैलता है। जैसे कोई अफवाह फैल गई किसी के बारे में, कोई र्यूमर्स है, कोई र्यूमर फैल गए हैं, तो वो फैलते हैं ग्रेप वाइन नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है कि आपने बात किसी को बताई, 3 लोगों को, उन 3 ने आगे 3 को बता दी, ऐसे कर करके वो आगे 3-4 को बताएंगे, बात फैलती ही जाएगी, फैलती ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है बी, ग्रेप वाइन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, फाइनेंशियल सिस्टम, लेबर लॉज। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक कल्चर को फॉलो करते हैं और जिसको सभी एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये कहलाता है शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ, मतलब कि सभी एम्प्लॉयज़ इसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको शेयर्ड वैल्यूज कहा गया है। तो यहाँ पर बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच बैरियर अफेक्ट्स कम्युनिकेशन ड्यू टू इमोशंस, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कह रहा है कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कुछ एक बैरियर्स हमारे बीच में आते हैं, कुछ एक रुकावटें बीच में आती है। तो उन रुकावटों में अगर इमोशन बीच में आ जाए तो वो कौन सा बैरियर है, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसकी वजह से हमारे इमोशन बीच में आ जाते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेनली डील्स विद रिलेशन बिटवीन, इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके बीच में रिलेशन को मेंटेन करता है, बायर एंड सेलर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। तो देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग स्मूथली फंक्शनिंग कर सके, स्मूथली काम कर सके। तो ये होना चाहिए रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो बी इसका आंसर है। बाकी तीनों जो भी ऑप्शन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड प्राइमरीली टू, एक ट्रेड यूनियन है वो क्यों फॉर्म की जाती है, देखो इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट, सेफगार्ड वर्कर्स इंटरेस्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, रिड्यूस टैक्सेस। एक ट्रेड यूनियन इसलिए करी जाती है कि जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना एक ग्रुप बना सके। जब वो ग्रुप बना लेते हैं तो उनके अंदर बोलने की शक्ति आ जाती है। अगर एक ही मान लो कोई वर्कर है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो कभी भी अपने सीनियर्स को कन्वे नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक यूनियन है तो यूनियन में एक यूनियन लीडर को भी अपॉइंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं, सभी वर्कर्स अपनी कंप्लेंट बताते हैं, फिर वो जो लीडर होता है वो आगे एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करता है कि भाई ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन फॉर्म करी जाती है टू सेफगार्ड दी वर्कर्स इंटरेस्ट, वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज इंडिविजुअल नेगोशिएशन, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स, जुडिशियल सेटलमेंट। तो देखो क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। ये होती है कि जब जो यूनियन लीडर होता है वो अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बार्गेनिंग करता है एम्प्लॉयर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ी है पिछले कई साल से, तो जो यूनियन का लीडर है वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के वर्कर्स का, और वहाँ पर उनको बताएगा
कि भाई सैलरी नहीं बढ़ी है, आपको सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है लीडर सभी वर्कर्स के लिए, तो ये कहलाएगी कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसका आंसर है सी। स्ट्राइक मीन्स एम्प्लॉयर्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड वर्क, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज, परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस, रिडक्शन इन वेजेस। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हम सभी को पता है, स्ट्राइक होती है हड़ताल। हड़ताल किस लिए करी जाती है, हड़ताल करी जाती है जब वर्कर्स की कोई मांग पूरी नहीं हो रही है, कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो ये हड़ताल करी जाती है। कैसे, ये एक टेम्परेरीली ना काम को रोक दिया जाता है, स्टॉपेज ऑफ वर्क यहाँ पे हो जाता है, एम्प्लॉयज़ कह देते हैं भाई हम तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री के बाहर बैठ जाते हैं या किसी तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं, तो ये कहलाता है टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़। तो ये बी इसका आंसर है। लॉकआउट रेफर्स टू एम्प्लॉय स्टॉपिंग वर्क, एम्प्लॉयर क्लोजिंग वर्क प्लेस टेम्परेरीली, वर्कर एब्सेंटिज्म, ले ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लॉकआउट, लॉकआउट को हिंदी में कहते हैं तालाबंदी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स क्या करते हैं, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती ना, तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्री को ताला लगा देते हैं या जो भी कंपनी है उसको लॉक कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉकआउट। और वो कहते हैं हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो इसका आंसर है बी, एम्प्लॉयर क्लोजिंग वर्क प्लेस टेम्पोरेरीली। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेबर वेलफेयर एंड एमर्जिंग एचआर इश्यूज से रिलेटेड। एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स आर एम्ड एट, एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ को एम करते हैं, इंक्रीजिंग मशीन एफिशिएंसी, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, रिड्यूस टैक्सेस, इंक्रीजिंग इन्वेंट्रीज। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर किस लिए लिए जाएंगे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। तो बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईएसआई एक्ट इन इंडिया मेनली प्रोवाइड्स, ईएसआई एक्ट क्या कहता है, आप सभी को पता है, ईएसआई एक्ट की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई एक्ट है पेंशन बेनिफिट ओनली, मेडिकल एंड सिकनेस बेनिफिट, हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन लोन। तो जो ईएसआई एक्ट होता है ये हमें मेडिकल और सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आप सभी को ये याद रखना है कि ईएसआई के हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पर जाकर कोई भी एम्प्लॉय जो इसके दायरे में आता है वो कुछ मेडिकल या सिकनेस बेनिफिट अवेल कर सकता है। तो इसका आंसर है बी, मेडिकल एंड सिकनेस बेनिफिट। तो आप सभी को ये भी याद रखना है कि ये जो एक्ट है ये आया था 1948 में। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम्स आर मेनली इंट्रोड्यूस टू, कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि एक जो पर्सन है जो एक कंपनी में काम करता है उसकी कुछ पर्सनल लाइफ भी है, तो उसको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना होता है, तो वही कहलाता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो वो क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, टू इंक्रीज स्ट्रेस, इंप्रूव एम्प्लॉय वेलबींग, रिड्यूस कम्युनिकेशन, एलिमिनेट टीम वर्क। देखो वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम कराए जाते हैं ताकि एक पर्सन अपने वेल बींग को, मेंटल स्टेट को, फिजिकल स्टेट को इंप्रूव कर सके। तो इसका आंसर है बी। HR एनालिटिक्स रेफर्स टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, यूज ऑफ डेटा फॉर HR डिसीजन मेकिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर लेजिस्लेशन ओनली। देखो HR एनालिटिक्स, तो यहाँ पर एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिक्स होता है, कुछ डाटा होता है, कुछ आंकड़े होते हैं, उनके थ्रू हम एनालाइज करते हैं, डिसीजन लेते हैं कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर है यूज ऑफ डेटा फॉर HR डिसीजन मेकिंग। तो बी इसका आंसर है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन HRM मेनली रिलेट्स टू, कह रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है HRM के अंदर, IQ लेवल, टेक्निकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, फिजिकल फिटनेस। तो अगर हम सिर्फ HRM की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम HRM में कैसे देखते हैं कि एक पर्सन को अपने इमोशंस को मेंटेन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके अंदर क्या इमोशन है, उसको कैसे उनको यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप कंपनी में जॉब करते हैं और आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, तो ये सब चीज़ें ऑफिस में नहीं चलेगी। तो सी इसका आंसर है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं
जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।